हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आइए आज की इम्पॉर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी हुमायूं के लिए चित्रांकन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी ईरान एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी इन्होंने हुमायूं के लिए चित्रांकन किया, वह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया था? यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो उन्होंने काबुल में शुरुआत की थी। अगर बात किया जाए मीर सैयद अली की बात करते हैं तो यह ग्राम चित्रण में माहिर था। मीर सैयद अली ग्राम चित्रण में माहिर था। मीर सैयद अली ग्राम चित्रण में माहिर था। इसे उपाधि दी गई थी नादिर उल मुल्क की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था। किसे? मीर सैयद अली या ग्राम चित्रण में माहिर था, इसे नादिर उल मुल्क की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगर बात करते हैं अब्दुल समद सिराजी या पशु पक्षी चित्रों में माहिर था। पशु पक्षियों का यह चित्रण करता था, पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था। और दूसरी बात, इसे शीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस उपाधि से? शीरी कलम। अब्दुल समद सिराजी को शीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट इन दोनों से और क्वेश्चन बनता है कि मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद सिराजी ने मिलकर चावल के दाने पर, किस पर? चावल के दाने पर चौगान यानी पोलो, चौगान को ही पोलो खेल बोलते हैं, उसका दृश्य चित्रित किया था। किसने? मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद सिराजी। तो बात करते हैं ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी हुमायूं के लिए चित्रांकन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया था? तो वह काबुल में किया था। अगर बात किया जाए अब्दुल समद सिराजी के बारे में तो यह पशु पक्षी चित्रण में माहिर था, इसे शीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दूसरे की बात करते हैं मीर सैयद अली, तो यह ग्राम चित्रण में माहिर था। कैसा चित्रण बनाता था? ग्राम चित्रण में माहिर था। इसको उपाधि दी गई थी नादिर उल मुल्क की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था। और एक क्वेश्चन इन दोनों से पूछ सकता है कि मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद सिराजी ने मिलकर चावल के दाने पर चौगान या पोलो खेल का दृश्य चित्रित किया था इन दोनों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए सीमापुर पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह सीमापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो सीमापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगर बादामी की बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के बागलकोट में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बागलकोट में। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के बागलकोट में स्थित है। दूसरी बात यहाँ से इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें 4 गुफा प्राप्त है। बादामी में कितनी गुफा प्राप्त है? इसमें 4 गुफा प्राप्त है, जिसमें से 3 हिंदू धर्म से है और 1 जैन धर्म से है। बादामी गुफा में 4 गुफाएं प्राप्त है, जिसमें 3 हिंदू धर्म से है और 1 जैन धर्म से है। और बादामी गुफा की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1924 में स्टेला क्रेमरिस ने किया था। किसने किया था? स्टेला क्रेमरिस ने। ये क्वेश्चन पूछता है कि बादामी गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। किसने किया था? तो स्टेला क्रेमरिस ने किया था। बादामी गुफा की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी? तो जे.एम. अहिवासी ने। किसने बनाया था? जे.एम. अहिवासी ने इन्होंने बादामी गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। किसने? जे.एम. अहिवासी ने। तो बादामी गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1924 में। किसने किया था? स्टेला क्रेमरिस ने। बादामी गुफा की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी? जे.एम. अहिवासी ने। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 6वीं सदी से 8वीं सदी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। चालुक्य मंगलेश ने इसका निर्माण करवाया था। तो बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सीमापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के बागलकोट में स्थित है। इसमें कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो 4 गुफाएं प्राप्त हैं, जो 3 हिंदू धर्म से है और 1 जैन धर्म से है। इसकी खोज कब हुई थी?
1924 में स्टेला क्रेमरिस महोदय ने इसकी खोज की थी। इसकी प्रतिलिपियां किसने बनाई थी? तो जे.एम. आहिवासी ने। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 6वीं सदी से 8वीं सदी के बीच में चालुक्य मंगलेश ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीमापुर पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है के हैबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी, नंदलाल बसु, ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल एंड लास्ट ऑप्शन डी, यामिनी रंजन राय। तो बात करते हैं के हैबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था? तो इनको अमृता शेरगिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल का कार्य इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अगर बात करते हैं के हैबर, इनका पुराना नाम क्या है? तो केंटीगेरी कृष्ण हैबर। इनका नाम पूरा क्या है? केंटीगेरी कृष्ण हैबर। इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1912 में हुआ था। के हैबर का जन्म कब हुआ था? 1912 में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। इनके नाम से ही लग रहा है कि ये कर्नाटक के होंगे। तो ये कर्नाटक के थे और कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। इनको आधुनिक कला तथा लोक कला के बीच सेतु पुल माना जाता है। क्या? सेतु पुल माना जाता है। किसके बीच? आधुनिक कला तथा लोक कला के बीच सेतु पुल माना गया है। के हैबर सशक्त रेखांकन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। किसके लिए? सशक्त रेखांकन के लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। बात करते हैं के हैबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था? तो वह अमृता शेरगिल का कार्य बहुत पसंद था। अमृता शेरगिल की बात करते हैं तो इनका जन्म 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था। और के हैबर का पूरा नाम क्या है? तो केंटीगेरी कृष्ण हैबर है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1912 में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। के हैबर के लिए एक विशेष बात यह है कि इनको आधुनिक कला तथा लोक कला के बीच सेतु पुल माना गया है। के हैबर सशक्त रेखांकन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। किस रेखांकन के लिए? सशक्त रेखांकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। एक तरफ है पार्ट फर्स्ट, दूसरी तरफ है ये पार्ट सेकेंड। तो बात करते हैं ऑप्शन है राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका संबंध बता रहे हैं मेघदूत से है। ऑप्शन बी मंजीत बाबा, इनका संबंध बता रहे हैं गोवर्धन से। ऑप्शन सी के.वी. हरिदासन का है, इनका संबंध ब्रह्मसूत्र से है। एंड लास्ट ऑप्शन डी मकबूल फिदा हुसैन, इनका संबंध सती से है। तो ये कुछ कलाकार हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग या चित्र है। तो बात करते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका संबंध मेघदूत से है, ये करेक्ट है। अगर बात किया जाए मंजीत बाबा, इनका संबंध किससे है? गोवर्धन से। इनका चित्र गोवर्धन प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। के.वी. हरिदासन, इनका संबंध ब्रह्मशास्त्र से है, ये भी सही है। लेकिन मकबूल फिदा हुसैन का सती नहीं है। सती किसका है? नंदलाल बसु का है। किसका है भाई? नंदलाल बसु का। लेकिन अगर बात किया जाए मकबूल फिदा हुसैन का प्रसिद्ध है, जैसे घोड़ा हो गया, महाभारत चित्र श्रृंखला हो गया, ये सब राग दीपक वगैरह हो गया, तो ये सब फेमस है किसका? मकबूल फिदा हुसैन का। किसका? मकबूल फिदा हुसैन, जिसे हम एम.एफ. हुसैन के नाम से जानते हैं। मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय का चित्र है, ये भी सही है। मंजीत बाबा गोवर्धन का है, ये भी सही है। के.वी. हरिदासन ब्रह्मसूत्र है, ये भी है सही है। लेकिन सती नंदलाल बसु का है। सती किसका है भाई? नंदलाल बसु का है। लेकिन मकबूल फिदा हुसैन का चित्र जैसे राग दीपक हो गया, घोड़ा चित्र श्रृंखला हो गया, महाभारत चित्र श्रृंखला हो गया, अर्थ चित्र श्रृंखला हो गया, इंदिरा गांधी हो गई, तो ये सब कुछ इनकी, भारत माता, ये सब कुछ इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है जो मकबूल फिदा हुसैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम.एस. रंधावा, ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन सी राम कुमार एंड लास्ट ऑप्शन डी अवनी बाबू। तो बात करते हैं कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव के लेखक कौन है? तो वह है एम.एस. रंधावा। कौन है? एम.एस. रंधावा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजहर के दस्तावेज का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए शेख मुबारक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हरिदास एंड लास्ट ऑप्शन डी बैजू बावरा। तो मजहर के दस्तावेज का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वह किसने तैयार किया था? शेख मुबारक। किसने तैयार किया था? शेख मुबारक। बात करते हैं मजहर की घोषणा कब हुई थी? तो यह हुई थी 1579 में। कब हुई थी? 1579 में मजहर की घोषणा हुई थी, जिसका प्रारूप कौन तैयार करता है? तो शेख मुबारक तैयार करते हैं। कौन तैयार करता है? शेख मुबारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही पार्ट आ गया, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकेंड है। बात करते हैं अब्दुल समद सिराजी का। इनको बता रहे हैं पशु पक्षी चित्रण में माहिर थे। अब्दुल समद सिराजी किस में माहिर थे? पशु पक्षी चित्रण में माहिर थे। अगर बात करते हैं मीर सैयद अली, इनको बता रहे हैं कि ग्राम्य चित्रण में माहिर थे। बशावन, इनको बता रहे हैं सभी चित्रण में माहिर थे। और दसवंत की बात कर रहे हैं, इन्हें बता रहे हैं पक्षी चित्रण में माहिर थे। तो इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? रॉन्ग है। अगर बात करते हैं अब्दुल समद सिराजी या पशु पक्षी चित्रण में माहिर थे, यह बिल्कुल सही बात है।
अगर बात किया जाए मीर सैयद अली, तो मीर सैयद अली ग्राम चित्रण में माहिर थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर बात किया जाए बसावन, तो बसावन सभी चित्रण में माहिर था, लेकिन दसवंत की बात करते हैं या पक्षी चित्रण में बिल्कुल माहिर नहीं थे, या भित्ति चित्रकारी करते थे। कैसे करते थे? भित्ति चित्रकारी। दसवंत की बात करते हैं या भित्ति चित्रकारी करते थे। दसवंत अकबर काल के सबसे प्रमुख चित्रकारों में गिने जाते हैं, जो कहार जाति से संबंधित रखते थे। इनके गुरु कौन थे? तो अब्दुल समद सिराजी। इनके गुरु कौन थे? अब्दुल समद सिराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी गोलकुंडा एंड लास्ट ऑप्शन डी बीजापुर। तो नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में कहाँ चित्रित हुए हैं? तो वह चित्रित हुए हैं ऑप्शन सी गोलकुंडा में। कहाँ चित्रित हुए हैं? गोलकुंडा में। अगर बात किया जाए गोलकुंडा की पासवान और नृत्यांगनाएँ सुंदर व कीमती आभूषणों को पहनने के लिए प्रसिद्ध हैं। कैसे आभूषण? सुंदर एवं कीमती, सुंदर एवं कीमती आभूषण को पहनने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें 5 नृत्यांगनाओं का चित्र मिला है, जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं। कहाँ? तो वह गोलकुंडा में चित्रित हुए हैं। और अगर बात किया जाए गोलकुंडा की जो पासवान एवं नृत्यांगनाएँ हैं, वह सुंदर एवं कीमती आभूषणों को पहनने के लिए प्रसिद्ध थी। 5 नृत्यांगनाओं का चित्र मिला है, जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन आज का। रघुराय जाने जाते हैं। ऑप्शन ए चित्रकार के रूप में, ऑप्शन बी मूर्तिकार के रूप में, ऑप्शन सी कहानीकार के रूप में एंड लास्ट ऑप्शन डी फोटोग्राफर के रूप में। अगर बात किया जाए रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं, तो यह एक फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 1942 में हुआ था। अगर रघुराय की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1942 में। ये भारत के प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। क्या थे? फोटोग्राफर थे। अगर बात किया जाए ये 1965 में, कब? 1965 में फोटोग्राफी शुरू की थी। कब? 1965 में। एवं अगले वर्ष यानी 1966 में, 65 में इन्होंने फोटोग्राफी शुरू की थी और 1966 में यानी अगले वर्ष मुख्य फोटोग्राफर के रूप में द स्टेट्समैन समाचार पत्र में शामिल हो गए थे। इन्होंने 1965 में फोटोग्राफी शुरू की थी और अगले वर्ष मुख्य फोटोग्राफर के रूप में द स्टेट्समैन समाचार पत्र में शामिल हो गए थे। तो रघुराय जाने जाते हैं किस रूप में? फोटोग्राफर के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फोटोग्राफर। बारोक कला का उद्भव कहाँ हुआ था? कल यह क्वेश्चन करवाया गया था, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कुछ और ही आंसर लग गया था। आप सबसे सॉरी। आज इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। कल जल्दबाजी के चक्कर में ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। हमारे एक भाई यानी एक सर, उन्होंने मैसेज किया, सुनील कुमार सर, उन्होंने बताया कि सर इसका एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन गलत टिक हो गया था, उसके लिए तहे दिल से आप लोग के लिए सॉरी। क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन नेचर है, कहीं कहीं गलती हो जाती है। आपने कमेंट किया, हमें अच्छा लगा, हम अपनी गलती को सुधारेंगे, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, उम्मीद करेंगे। चलिए, बारोक कला का उद्भव कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी पेरिस एंड लास्ट ऑप्शन डी फ्रांस। तो बारोक कला का उद्भव कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इटली में। शायद कल जर्मनी लग गया था जल्दबाजी में। इसका जन्म कहाँ हुआ है? इटली में। इटली में बारोक कला पनपी थी कब? 16वीं सदी में। कब? 16वीं सदी में। बारोक कला इटली में 16वीं सदी में पनपी थी। बारोक कला का समय अगर माना जाएगा तो 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य, इसके मध्य बारोक कला थी। बारोक कला का उद्भव कहाँ हुआ था? तो यह इटली में हुआ था। ध्यान रखिएगा आपकी बार, इटली में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इटली में बारोक कला पनपी थी 16वीं सदी में। कब? 16वीं सदी में। अगर बारोक कला का समय पूछेगा 1600 से 1800 ईस्वी के मध्य यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को कहते हैं। ऑप्शन ए पूरक, ऑप्शन बी रंगीन, ऑप्शन सी अंतराल एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को क्या कहा जाता है? उसे पूरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की किस गुफा को गृह गुफा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी गुफा संख्या 2, ऑप्शन सी गुफा संख्या 3 एंड लास्ट ऑप्शन डी गुफा संख्या 4।
तो बाघ की किस गुफा को गृह गुफा के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सी गुफा है? पहली गुफा। पहली गुफा को हम किस नाम से जानते हैं? गृह गुफा। अगर बात करते हैं गुफा संख्या 2 को क्या कहते हैं? पंच पांडु। पंच पांडु या गुसाई गुफा। पंच पांडु या गुसाई गुफा। अगर बात करते हैं तीसरी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? तो हाथी खाना। तीसरी गुफा को किस नाम से जानते हैं? हाथी खाना के नाम से। चौथी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? तो रंग महल या चैत्य गुफा। रंग महल या चैत्य गुफा। अगर बात किया जाए पांचवी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? पाठशाला के रूप में। पहली गुफा को गृह गुफा के नाम से जानते हैं, दूसरी गुफा को पंच पांडु या गुसाई गुफा के नाम से जानते हैं, तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है और चौथी गुफा को रंग महल या चैत्य गुफा के नाम से जानते हैं। पांचवी गुफा पाठशाला के रूप में जाना जाता है। अगर बाघ गुफा की बात करते हैं तो बाघ गुफा कहाँ स्थित है? बाघ गुफा की बात करते हैं, बाघ गुफा कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, वहाँ पर यह स्थित है। यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो विंध्यन पहाड़ी पर स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो यह बाघनी। बाघ किस नदी के तट पर स्थित है? बाघनी नदी के तट पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो विंध्यन नदी की विंध्यन पहाड़ी पर स्थित है और नदी पूछेगा तो बाघनी। इसका बाघ गुफा को पंच पांडु के नाम से भी जानते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था? कल्याण। बाघ का प्राचीन नाम क्या था? कल्याण। इसे पंच पांडु के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्राचीन नाम क्या है? कल्याण है। बाघ गुफा की खोज कब हुई थी? 1818 में। अजंता की खोज 1819 में। बाघ गुफा की खोज 1818 में डेंजर फील्ड महोदय ने किया था। और यह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 9 गुफाएं पाई गई हैं। इसको हम बता चुके हैं कौन कौन सी गुफाएं। तो बाघ की किस गुफा को गृह गुफा के नाम से जाना जाता है? तो पहली गुफा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तुगलक वंश की है? ऑप्शन ए मोटी व ढलावदार दीवारें, ऑप्शन बी छज्जे का अधिक इस्तेमाल, ऑप्शन सी कलश एवं उल्टा कमल एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यह इनमें से सभी जो है तुगलक वंश की विशेषता है। उसमें मोटी व ढलवादार दीवारों का भी इस्तेमाल किया गया है, छज्जे का अधिक इस्तेमाल हुआ है, ये भी सही है, कलश एवं उल्टा कमल का प्रयोग किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सही ऑप्शन डी। अवनी बाबू यानी अविंद्रनाथ टैगोर का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र है। ऑप्शन ए शुक्लाभिसारे, ऑप्शन बी भारत माता, ऑप्शन सी शाहजहां के अंतिम दिन एंड लास्ट ऑप्शन डी बुद्ध चरित। तो अवनी बाबू का वह कौन सा चित्र है जो भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र माना जाता है? वह कौन सा है? शुक्लाभिसारे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर बात किया जाए अवनी बाबू का जन्म कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1871 को। इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 को। कहाँ हुआ था? तो जोरासांको कोलकाता में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 1951 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 1951 कलकत्ता में। यह बंगाल शैली के संस्थापक माने जाते हैं। अवनी बाबू बंगाल शैली के संस्थापक माने जाते हैं और ईवी हैवेल के प्रयास से इन्हें 1898 में कलकत्ता विद्यालय का उप प्रधानाचार्य बनाया गया था और 1905 से 15 तक इन्हें प्रधानाचार्य बनाया गया था। किसके सहयोग से? ईवी हैवेल। अर्नेस्ट बिनफील्ड के प्रयास से इन्हें 1898 में कलकत्ता विद्यालय का उप प्रधानाचार्य तथा 1905 से 15 तक प्रधानाचार्य बनाया गया था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि इन्होंने कब अपनी तूलिका त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर अवनी बाबू ने महाप्रयाण कौन सा चित्र बनाया था? महाप्रयाण नामक एक चित्र बनाया था 1941 में। उसके बाद इन्होंने अपनी तूलिका को त्याग दिया था। तो अवनी बाबू का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है? तो वह है शुक्लाभिसारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी कवि हाफिज सिराजी की शेरो शायरी वाली पुस्तक है। ऑप्शन ए दीवान ए हाफिज, ऑप्शन बी दीवान ए मौलाना, ऑप्शन सी दीवान ए अहमद एंड लास्ट ऑप्शन डी दीवान ए संगीतक। तो फारसी कवि हाफिज सिराजी की शेरो शायरी वाली पुस्तक कौन सी है? तो वह है दीवान ए हाफिज। कौन सी है भाई? दीवान ए हाफिज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दीवान ए हाफिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का वह कौन सा चित्रकार है जिसने 40 वर्ष तक चित्रांकन कर लगभग 200 से अधिक चित्र बनाए? ऑप्शन ए मीर सैयद अली, ऑप्शन बी अब्दुल समद सिराजी, ऑप्शन सी मिस्किन एंड लास्ट ऑप्शन डी बसावन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बसावन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बसावन। अगर बात किया जाए बसावन के गुरु कौन थे? तो अब्दुल समद सिराजी थे। बसावन के गुरु कौन थे? अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद सिराजी इनके
गुरु माने जाते हैं बसावन के। अगर बात किया जाए बसावन या रामायण का चित्रण किया था, किसका चित्रण किया था बसावन ने? रामायण का। बसावन ने रामायण का चित्रण किया था और दसवंत ने महाभारत का। रामायण का चित्रण बसावन ने किया था और यह इसकी विशेषता क्या है कि यह चित्र की पृष्ठिका तथा जिल्द बनाने में निपुण था। क्या बनाता था यह? चित्र की पृष्ठिका तथा जिल्द बनाने में माहिर था। इसका चित्र था जैसे घोड़े के साथ मरुस्थल में घूमता मजनू हो गया, शेख अबू द्वारा एक दरवेश से बात करते हुए, या कुछ इसका महत्वपूर्ण चित्र है। तो अकबर के दरबार का वह कौन सा चित्रकार है जिन्हें 40 वर्ष तक चित्रांकन कर लगभग 200 से अधिक चित्र बनाए थे? तो वह कौन थे? बसावन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बसावन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने अपनी पुस्तक में एलोरा गुफाओं का वर्णन किया था? ऑप्शन ए आनंद कुमार, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी राय कृष्णदास एंड लास्ट ऑप्शन डी फारूक बे। तो किस विदेशी यात्री ने अपनी पुस्तक में एलोरा गुफाओं का वर्णन किया था? वह किसने किया था? अलबरूनी ने। किसने किया था? अलबरूनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर बात करते हैं ये अलबरूनी या कौन सी पुस्तक में बात किया था? तहकीक ए हिंद। अगर बात किया जाए या किस पुस्तक में बात किया था, तो तहकीक ए हिंद में इन्होंने एलोरा गुफाओं का वर्णन किया था। अगर बात करते हैं एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगर बात किया जाए एलोरा गुफा कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगर बात किया जाए इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण करवाया था बेसाल चट्टानों को काटकर। इसमें कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो 34 गुफाएं प्राप्त हैं। एलोरा गुफा में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? 34 गुफाएं प्राप्त हैं। एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? तो एलापुर अंचल या पेरूल नाम से इसे जाना जाता है। एलोरा गुफा में हिंदू धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। 1 से 12 तक 12 गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है, 12 से 29 तक यानी 17 गुफा किसे एक मिनट, ये रुक जाइए तो सही समझा दे। तो पहले 1 से 12 तक यानी 12 गुफा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये 1 से 12 तक 12 गुफा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 तक यानी 17 गुफा किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से 34 तक 5 गुफा किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। 1 से 12 तक 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 तक 17 गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है। 30 से 34 तक 5 गुफा जैन धर्म से संबंधित है। तो किस विदेशी यात्री ने अपनी पुस्तक में एलोरा गुफाओं का वर्णन किया था? वह कौन थे? तो अलबरूनी थे। अलबरूनी ने किस पुस्तक में इसको बताया था? तो तहकीक ए हिंद पुस्तक में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी राय कृष्णदास, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन पुस्तक किसकी है? तो वह है आनंद कुमार स्वामी की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है।